अच्छा, अब आईबीए का 2001 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आईबीए के काफ़ी पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम। अब 2001 का रह गया है। 1998 का, 1999 का और 2000 का बायोलॉजी पोर्शन हो चुका है और बाकी पोर्शन पे ऐसे ऐसे अपलोड होते जा रहे हैं। तो 2001 का आईबीए का पेपर है। अभी बायोलॉजी पोर्शन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लैक्टियल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब। अब लैक्टियल्स कहाँ मिलते हैं? ये लैक्टियल्स हमें मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टीन में। ठीक है, और ये क्या होता है एक्चुअली, ऐसे एक समझे आउट ग्रोथ टाइप होती है और ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है स्मॉल इंटेस्टीन में, और यूजुअली ज़्यादातर इलियम के पार्ट में होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़े और जो जिनकी हम डाइजेशन की है जिन चीज़ों की, उनके हम एब्जॉर्प्शन कर सकें, बॉडी में उनके एब्जॉर्ब कर सकें। अब कैसे देखते हैं ये मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये है आपके पास लैक्टियल, ये है आपके पास विलाय। ठीक है, ये विलाय का एक स्ट्रक्चर है और विलाय के अंदर अगर आप देखें तो ये लैक्टियल आपको मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने ये मार्क किया भाई ये लैक्टियल है। तो लैक्टियल के अंदर अब मसला ये होता है, विलाय के ज़रिए बाकी सारी चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे आपके पास प्रोटीन्स हो गए, जैसे अमाइनो एसिड ज़ाहिर है अमाइनो एसिड की फॉर्म में होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। बट जो आपके पास लिपिड्स हैं या आप कहने फैट्स हैं, वो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो नहीं पाते, तो वो लैक्टियल्स में आते हैं। लैक्टियल एक टाइप की लिम्फेटिक्स है, इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और बाद में फिर ये आगे जाके इसका पूरा पाथवे है। मैं आपको यहाँ पाथवे भी दिखाता हूँ। देखें, ये लैक्टियल है। अब देखिए लैक्टियल कहाँ जा रहा है। ये लैक्टियल जो है यहाँ से निकल के ये मैंने बताया जैसे लिम्फेसिल है, तो ये लिम्फेसिल है, यहाँ से जा रहा है और अल्टीमेटली कहाँ ओपन हो रहा है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, पहले ही ओपन हो रहा है थोरैसिक डक्ट में। ठीक है, ये थोरैसिक डक्ट में और उसके बाद अल्टीमेटली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रिल अल्टीमेटली कहाँ ओपन होगा, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और लिपिड्स को एब्जॉर्ब कराएगा। तो हमने पूरा पाथवे देख लिया। तो लैक्टियल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं फैटी एसिड को। ठीक है, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शन एक्सेप्ट। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? अब साइटोस्केलेटन जो है हमारे सेल में, ऐसा साइटोस्केलेटन हम उस चीज़ को नाम देते हैं सेल की एक्टिविटीज़ को, सेल को मेंटेन करके रखता है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल, ये तो यहीं लिखा हुआ है, इसके मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ माइक्रोट्यूब्यूल के। ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है, मतलब सेल के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स होनी है उनको मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या करेगा, ये सेल डिवीज़न को भी मेंटेन करेगा, सेल डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद और क्या करेगा ये, और ये करेगा कि ये सीलिया और फ्लैजिला, आपको पता है ये सीलिया फ्लैजिला कुछ एनिमल्स में मूवमेंट के लिए होता है, तो उसकी सीलिया फ्लैजिला की मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये इसके मेन फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल के। और दूसरी तरह के जो साइटोस्केलेटन है वो हम अगर देखें तो वो होता है एक तरह का माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, ये भी सेल शेप को मेंटेन करता है, ये सेल को सपोर्ट भी देता है, ये सेल की मूवमेंट भी कराता है, ये सेल की डिवीज़न भी कराता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है। एक तरह की और है जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये क्या करता है, ये सेल की शेप को ये भी मेंटेन करेगा, ये भी जो है आपके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, मगर इस सेल की शेप का इसका फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ऑर्गेनल्स को ये एंकर ज़्यादा करता है। ऑर्गेनल्स को एंकर मतलब ऑर्गेनल्स को, जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं हमारी सेल के अंदर, उनको अपनी जगह पे रखें। सेल शेप का इतना मेजर इसका रोल नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन होगी वरना। तो ये इसके रोल। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शन एक्सेप्ट। तो माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया सेल शेप है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट है, सेल डिवीजन है, सीलिया फ्लैजिला की मूवमेंट। अब देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल है, मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला बिल्कुल है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जाहिर है, मैंने बताया है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट है तो क्रोमोसोम की मूवमेंट कराएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको ये जो करेक्ट इनके अरेंजमेंट है वो पहले बता देता हूँ। जब भी दो ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो बन जाता है माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो बन जाता है सक्रोज, और ग्लूकोज और गलेक्टोज जब मिलते हैं बन जाता है लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज, सी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला एमसीक्यू है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, अच्छा पेप्सिन क्या है आपको पता है, पेप्सिन जो है ये रिलीज़ होता है स्टमक में।
ठीक है, और ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज़ होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। और HCl जो रिलीज़ होता है स्टमक में, वो इसको ये एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन आगे क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है स्टमक में। ये तो हो गई बात स्टमक की। अब ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज़ होता है, पैंक्रियाटिक जूस। और ये क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा और ये भी प्रोटीन की डाइजेशन कराएगा। और पैंक्रियाटिक जूस में और क्या चीज़ें होती हैं, लाइपेज भी होता है, लाइपेज जो लिपिड की डाइजेशन कराएगा, और अमाइलेज होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो अच्छा अमाइलेज होगा जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराएगा। तो मैं आपको यहाँ पर इनकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ एक मरतबा। अच्छा भाई, तो ये देखें, सबसे पहले होता है लिवर के साथ, लिवर बनाता है बाइल। ठीक है, बाइल आता है, बाइल का क्या काम है भाई, इमल्सिफाई कर रहा है फैट्स को। हम वो चीज़ें पॉइंट डिस्कस करते जा रहे हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो इससे ये होगा कि एक MCQ हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, मगर उससे ऐसी इतनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि 4-5 MCQ आपके और भी उससे रिलेटेड सॉल्व हो सकें। अच्छा, बाइल बनाता है लिवर और वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, ये भी एक अलग MCQ है। तो गॉल ब्लैडर से जब बाइल आगे जाता है वो सिस्टिक डक के जरिए जाता है, सिस्टिक डक, ये आपको नजर आ रही है सिस्टिक डक। ठीक है, और लिवर से जो डक निकलती है उसका नाम है कॉमन हेपेटिक डक। ठीक है, सिस्टिक डक कॉमन हेपेटिक डक ये दोनों मिल जाती हैं, हम दोनों मिलने के बाद बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक डक्ट कहाँ से निकली है, गॉल ब्लैडर से। कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ से निकली है, लिवर से। दोनों आगे आगे ज्वाइन हो जाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं। और ये पेंक्रियाज है यहाँ पर पीछे। ठीक है, ये जो लीव शेप आपको चीज़ नज़र आ रही है पेंक्रियाज है, इससे ही अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन रिलीज़ होता है। और ये रिलीज़ होने के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करके यहाँ ओपन हो जाता है यहाँ पर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के ज़रिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डाइजेशन का काम करेगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में। अब ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन का मैंने आपको ओवरव्यू तो दे दिया। अब ये कहने सवाल क्या पूछ रहे हैं, अब वो सिक्रेटेड विद एसिड डाइजेस्टिव जूस नहीं है। ये एसिड डाइजेस्टिव जूस का क्या मतलब ये है कि स्टमक में हो, ऐसा नहीं है। अब वो सिक्रेट बाय पैंक्रियाज, ऐसा नहीं है। पेप्सिन स्टमक करता है और ट्रिप्सिन पैंक्रियाज। ब्रेक डाउन प्रोटीन टू अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है, दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, सी इसका ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद अगला MCQ है विटामिन के। अब विटामिन के क्या करता है, विटामिन के का मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो थोड़ी सी आपको बात इस लेवल पे याद रखनी है। एक तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो विटामिन के को बनाते हैं, और इनका काम ये है कि जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है उसको ये एक्टिवेट करता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब ऐसी प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट कराएं। जैसे आपको चोट लग गई, कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना रुक गया तो ब्लड क्लॉट हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को ये बनवाता है, उनको एक्टिवेट करता है विटामिन के। तो ये दो चीज़ें आपको विटामिन के बारे में इस लेवल पर याद रखना ज़रूरी है, इसी से MCQ आता है ज़्यादा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्टली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल। हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन को, डेफिशिएंसी कॉज प्लेग्रा, ऐसे नहीं है। प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो मैंने आपको बताया विटामिन के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है, वो यही है, यही दो MCQ आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका MCQ नंबर 5। उसके बाद रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के मैं आपको डायग्राम पहले दिखा दूँ ताकि पूरा रिवाइज हो जाए, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, नेजल कैविटी है, यहाँ से एयर इंटर होगी, और उसके बाद हलक वाली रीजन को हम नाम देते हैं फेरिंग्स का। अब जो नोज़ के नेजल कैविटी के पीछे वाला फेरिंग्स है उसको हम नाम दे देते हैं ओरोफेरिंग्स का, नेजोफेरिंग्स का, नेजोफेरिंग्स। जो माउथ वाली रीजन के पीछे वाला है उसको नाम दे देते हैं ओरोफेरिंग्स का, और लेरिंग्स के पीछे वाले फेरिंग्स का नाम दे देते हैं लेरेंजोफेरिंग्स का। तो ये 3 तरह के आपके पास फेरिंग्स की डिवीजन होती है। ठीक है, फेरिंग्स हलक वाला रीजन है। उसके बाद क्या आ जाता है, फेरिंग्स के बाद आ जाएगा आपके पास लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स है। अब मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लैरिंग्स है। ठीक है, ये लैरिंग्स आ गया, और लैरिंग्स के ऊपर जो नीचे शुरू हो जाता है यहाँ पर ट्रैकिया, लैरिंग्स के नीचे शुरू हो जाता है ट्रैकिया, ऊपर होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स में कुछ कॉर्ड्स मौजूद होती हैं, इसको नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स, और जो एयर का प्रेशर पड़ता है तो इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का, ताकि खाना जो है यहाँ एंटर ना हो जाए। ठीक है, एपिग्लॉटिस, ये चीज़ हो गई। उसके बाद लैरिंग्स कहाँ चला जाएगा, लैरिंग इंटर हो जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया में क्या होता है कि सी शेप कार्टिलेज होते हैं। अगर ट्रैकिया ड्रॉ करूँ तो ऐसे सी शेप कार्टिलेज होंगे, पीछे से पूरे नहीं होंगे क्योंकि पीछे से इसोफेगस में गुजरना है। फिर ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है किस में, ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकस लिखा हुआ है, एक को ब्रोंकस कहते हैं, राइट और लेफ्ट में। ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स मतलब ये, अगर ये मैं एक ब्रोंकाई बनाऊं, ये अगर ब्रोंकाई है तो बहुत सारी डिवीजन देगा, ये बन जाएगा ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल आगे क्या बना लेते हैं, ये एल्वुलर डक्ट बना लेंगे, एक डक्ट बना लेंगे। ठीक है, इसको एल्वुलर डक्ट का नाम देते हैं। और इसके बाद एल्वुलर सैक मतलब क्या कि एक बैग नुमा बना लेंगे, जिसको एल्वुलर सैक का नाम दे देते हैं। एल्वुलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई मौजूद होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, और MD कैट प्ले लिस्ट में भी
हमने ये चीज़ डिस्कस की है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये एल्वुलाई ही है। अगर एल्वुलाई को अलग से बड़ा बनाऊँ तो एल्वुलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इन्हीं से जो गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है। तो ये तो हमने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू देख लिया। अब रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, अब क्या चीज़ है कि ट्रैकिया इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया सी शेप होते हैं, पीछे इसोफेगस से गुजरना है, कंप्लीटली हो जाए तो इसोफेगस गुजर ना पाए। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 3 ब्रोंकाई, ऐसे नहीं है 2 होते हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स लाई इन लैरिंग्स, ये बिल्कुल ठीक है। वोकल कॉर्ड्स, इसके नीचे ट्रैकिया कंटिन्यू हो रहा था, और यहाँ पर कुछ कॉर्ड्स हैं, इसको वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं, और जिन पे जब एयर आके हिट करती है तो वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला है दी फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रिस्पायरेशन इज। अब रिस्पायरेशन क्या है पहले ही देख लेते हैं भाई। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिलती है तो ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी निकल जाती है। तो क्या ऑप्शन है? तो कंबाइन विद हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो कंबाइन विद कार्बन, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। टू ऑक्सीडाइज ADP टू ATP, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज से मिलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन मोस्ट एफिशिएंटली। अच्छा, अब रिस्पायरेशन, रेट ऑफ रिस्पायरेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर ब्रीदिंग बढ़ा दें, ठीक है। अब रिस्पायरेशन दो तरह की एक्चुअली होती है, एक एक्सटर्नल होती है रिस्पायरेशन, एक इंटरनल होती है। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्लूकोज को तोड़ना, उससे एनर्जी यील्ड करना, ये इंटरनल रिस्पायरेशन है। और रिस्पायरेशन अगर ज़्यादातर हम टर्म इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम वेंटिलेशन भी नाम दे देते हैं, गैसेज एक्सचेंज का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात करें। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को कौन बढ़ाएगा, मतलब क्या कि गैसेज एक्सचेंज को कौन चीज़ ज़्यादा बढ़ाएगी? तो लेक ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई, ठीक है, ये नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा बढ़ाती है वो एक्चुअली होता है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या करती है, ब्लड की पीएच को बहुत कम कर देती है, तो कि बॉडी में होने लग जाता है एसिडोसिस। और एसिडोसिस होगा तो बॉडी में डिफरेंट बहुत सारे मसले मसाइल होने शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ाने का जो सबसे ज़्यादा जो आप समझें स्टिमुलस है वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है। बॉडी चाहती है भाई इससे मैं जान छुड़ाऊँ, तेज़ से रिस्पायरेशन करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी बाहर निकालो, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है। उसके बाद दी हार्ट। अब हार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है पम्प ब्लड एट अ कॉन्स्टेंट रेट? ऐसा नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, ये गलत है। ऑक्सीजनेट ब्लड, जो ऑक्सीजनेट करते हैं तो लंग्स करता है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद अंडर सम कंट्रोल ऑफ वॉलंट्री कंट्रोल, वॉलंट्री नहीं है, इनवॉलंट्री है। आप अपनी मर्जी से हार्ट का रेट नहीं बढ़ा सकते, ये खुद ही होता है, तो इनवॉलंट्री है। उसके बाद स्टिमुलेटेड बाय एस नोड, ये बिल्कुल ठीक है। एस नोड क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हार्ट का एक सिस्टम होता है जिससे हार्ट जो है पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ये एस नोड होता है, ये होता है आपके पास राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। थोड़ी सी डायग्राम ब्लर है क्योंकि जूम की हुई है। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे जाएंगे। कहाँ पर? एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पर जिसका नाम है एवी नोड, ये रहा एवी नोड, ठीक है। ये भी राइट एट्रियम में ही होता है मगर थोड़ा सा नीचे होता है। उसके बाद एवी नोड से फिर स्टिमुलस आगे जाता है। कहाँ पर? ये बंडल ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस। ये अगर राइट बंडल ब्रांच वगैरह चेंज करता हूँ ताकि क्लियर हो, ये राइट बंडल ब्रांच है और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बंडल ब्रांच है। फिर बंडल ब्रांच ऐसे मोड़ के दूसरी तरफ आ रही है, फिर ये देती है पिकंजी फाइबर्स और ये ऐसे जाके पूरे हार्ट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट। तो हार्ट का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एट्रियम वेंट्रिकल ऐसे जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये कहना यही मतलब है कि स्टिमुलेटेड बाय एस नोड। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्किन एक्सेप्ट। अब स्किन के बारे में पूछने सारी चीज़ें ट्रू हैं एक चीज़ के अलावा। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये बिल्कुल ठीक है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, अलग से MCQ भी आ सकता है तो आपने याद रखना है। विटामिन ई सिंथेसाइज है, ठीक है, विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, बट कैसे होता है मैं चीज़ आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सनलाइट जब पड़ती है स्किन पर तो विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आगे कुछ प्रोसेसेस के जरिए, कुछ चेंजेस के जरिए विटामिन ई में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे बन जाता है विटामिन ई। और विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, मतलब जो हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं उनसे हमें बचाता है, जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हमें बचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन ई सिंथेसाइज है, तो किसी हद तक ये भी बात ठीक है, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली हो रहा है। उसके बाद इट परफॉर्म बोथ सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये गलत है, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है तो यही वाला एक्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि सिक्रेटरी तो है, सिक्रेटरी में क्या आ जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सिक्रेटरी है, फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास जो ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है सेबेशियस ग्लैंड से,
जो स्किन को लुब्रिकेट करता है वो भी सिक्रेटरी है। बट एक्सक्रीटरी फंक्शन तो किडनी परफॉर्म करती है, यूरिनेट करते हैं और जो बॉडी के हम वेस्ट प्रोडक्ट है निकल जाते हैं, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है सी वाला। उसके बाद जो डी है, मेलानिन सिंथेसाइज हेयर, ये जो चीज़ सबसे आपको बेसिक पता ही होती है। जो डार्क, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है उनमें ज़्यादा मेलानिन होता है, और जिनकी स्किन लाइट होती है उनमें मेलानिन कम होता है। तो स्किन में मेलानिन प्रोड्यूस होता है और स्किन में मेलानिन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ तो सबको पता ही होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला है द मोटर नर्व सेल ट्रांसमिट्स इम्पल्सिस फॉर्म। ये आसान चीज़ है। देखिए कोई भी अगर स्टिमुलस आया, जैसे आपको किसी ने टच किया, तो वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर ऐसी चीज़ है, कोई भी स्टिमुलाई को, चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करे। तो जो अगर आपको किसी ने स्किन पर टच किया तो स्किन के रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, और रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल भेजेंगे। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली हम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनके अंदर मौजूद होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन आगे सिग्नल भेजेगा जहाँ भी इफेक्टर पे, जो भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, जो भी कराना है बाय मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसकी डायग्राम भी मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ और विजुलाइज हो जाए। तो ये देखें, कोई भी चेंज आया, सेंसरी न्यूरॉन ने डिटेक्ट किया, उसको भेजा कहाँ पर, या अभी स्पाइनल कॉर्ड को शो करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये मौजूद है, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन कह लें, रिले न्यूरॉन कह लें, एसोसिएशन न्यूरॉन कह लें, एक ही बात है। और ये मोटर न्यूरॉन वापस आ गया, मसल के पास आ गया। ठीक है, एक चीज़ जो यहाँ पर और आई है तो मैं आपको बताता जाऊँ कि होता ये है कि सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट होते हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल पीछे वाला, वेंट्रल आगे वाला। तो सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट से एंटर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो मोटर न्यूरॉन है वेंट्रल रूट से एग्जिट होता है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉर्सल सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट से एंटर होगा और मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट से एग्जिट होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सिस फॉर्म। ये इम्पल्स मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा स्पाइनल कॉर्ड से, कहाँ आ रहा है, इफेक्टर के पास। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन है। उसके बाद रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एन एडल्ट वुड कॉज एन इंक्रीज इन। अब थायराइड क्या करता है एक्चुअली, देखिए मैं आपको सबसे ऊपर से लेके चलता हूँ। सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि आप रिलीज़ करो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये आगे जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ कराता है। कौन से हैं, T3 हैं, T4 है और कैल्सिटोनिन है। ठीक है, तो ये अगर तो अब ये कह रहे हैं थायराइड को रिमूव कर दें, थायराइड को ख़त्म कर दिया, मैं थायराइड को मिटा देता हूँ। रिमूव का मतलब है चलेंगे हमने मिटा दिया थायराइड। तो अब क्या होगा कि TRH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। वो क्या कहोगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि थायराइड की सिक्रेशन कम हो गई। इसको थोड़ी बताया हमने, थायराइड हटा दिया तो TSH बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, सिक्रेशन ऑफ TSH जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल जहन में होनी चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि T3 T4 ही नहीं है, थायराइड ही निकाल दिया। तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना उसी का काम है, तो ये नहीं बढ़ सकता। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये भी नहीं होगा, जाहिर है कोई ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम किडनी, ठीक है, ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ये डी इसका ऑप्शन है। उसके बाद इंसुलिन कॉजेज। इंसुलिन का क्या काम है, अब देखें पेंक्रियाज में कुछ किया, अगर मैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेंक्रियाज बना लिया हमने। पेंक्रियाज में कुछ पैचेस होते हैं, ये पैच, ये पैच, ये पैच। पैचेस को हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। लंगरहैंस, इनके अंदर दो सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल रिलीज़ करते हैं इंसुलिन, अल्फा सेल रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन का क्या काम है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। मतलब क्या, ब्लड ग्लूकोज को ठिकाने लगाएगा, लीवर में, मसल में भेज देगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। जब ग्लूकोज की कमी होगी तो ये ग्लाइकोजन से, लिवर से, मसल से ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, उससे कन्वर्ट करना है, दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अब इंसुलिन क्या कॉज करता है, मैंने आपको बताया, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो देख लेते हैं, इंक्रीज ब्लड शुगर गलत है, इंक्रीज कैल्शियम का तो कोई रोल नहीं है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल ऐसा भी नहीं है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल टू ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल टू ग्लूकोज लिखा हुआ है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल ग्लूकोज। जाहिर है ग्लूकोज की परमेबिलिटी सेल में बढ़ाएगा। अगर ये लिवर है तो लिवर में परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ही अंदर जाएगा ग्लूकोज। ये अगर मसल है, मसल में इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ही मसल के अंदर जाएगा और स्टोर होगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अगला क्वेश्चन है मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिब्रिल क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगा मसल में थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, उनको मायोफिब्रिल का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर ये मसल का जो बेसिक यूनिट है उसको हम नाम देते हैं सार्कोमेर का। कलर यहाँ चेंज कर लूँ, सार्कोमेर का हम नाम देते हैं मसल का जो
बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। अब सार्कोमेयर कहाँ से होता है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक सार्कोमेयर होता है। अब जेड लाइन के अंदर अंदर क्या आ जाता है, ये वाली जो चीज़ें अब मैं मार्क कर रहा हूँ ये है थिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से मेनली, ठीक है। ये दूसरी तरफ भी थिन फिलामेंट होंगे, ये थिन फिलामेंट आ गए। बीच में ये जो है डार्क कलर के ये होते हैं एक्चुअली थिक फिलामेंट, और मेनली बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन से, मायोसिन, ठीक है। अब जो इसको हम आई बैंड भी नाम दे रहे होते हैं, जो थिन फिलामेंट है, और जो थिक फिलामेंट है इसको ए बैंड भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सा सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, मायोफिब्रिल एक्चुअली यही है, थिन और थिक फिलामेंट को मायोफिब्रिल का नाम देते हैं। अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं, अब फाउंड इन स्मूथ मसल, ठीक है, बट स्केलेटन मसल में ये ज़्यादा होते हैं, स्मूथ मसल में भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ मसल में और स्केलेटन में होंगे और मसल्स में होते हैं यूजुअली। द स्मॉलेस्ट फाइबर्स आर मेकअप ऑफ मसल, ये बिल्कुल ठीक है। थिन और थिक फिलामेंट स्मॉलेस्ट हैं, यही मिलेंगे तो मसल बनेगा, मसल सेल बनेगा, मसल फाइबर बनेगा। अक्रॉस में वाई बैंड्स ऐसा कुछ नहीं है, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन्हीं का फंक्शन ही कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो 20 का राइट ऑप्शन है। उसको ये पेज थोड़ा ब्लर है, बट मैं आपको एमसीक्यू पढ़ता जाऊँगा तो आपको समझ आता जाएगा। दी मेमेलियन प्लेसेंटा हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा जो है एक्चुअली बेबी और मदर में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, ठीक है। जो वेस्ट होता है बेबी का वो वापस आता है, बेबी को सप्लाई जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो ये सारी चीज़ें करता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज़ करता है जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि सारे फंक्शन एक्सेप्ट, अब मैं पढ़ता जाता हूँ। ये उन्होंने पहले लिखा है एक्सक्रीशन, मैंने बताया है कि एक्सक्रीशन करेगा, बेबी का रिमूवल, वेस्ट रिमूव करेगा, एक्सक्रीशन है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल। उसके बाद हार्मोन सिक्रीशन, जैसे मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। उसके बाद ये यहाँ पे मेंशन इन किया हुआ है स्टार्च एब्जॉर्प्शन है, ऐसा कुछ है, और ये यही वाला आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्ट इनर कुछ ही फंक्शन नहीं होता, ऊपर के 3 वाले फंक्शन है, तो यही वाला होगा। स्टार्च से कुछ ऐसा रिलेटेड नहीं होता। अच्छा, अगला है द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डायग्राम आपको दिखा दूँ। देखें, ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। अच्छा, ये कॉपी हो गई है। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले होती है ओवरी, ठीक है। ये ओवरी आ गई दोनों तरफ, ये एक ओवरी 1 महीने एग रिलीज़ करेगी, एक ओवरी 1 महीने एग रिलीज़ करेगी। उसके बाद ये आती है फ्लोपिन ट्यूब। फ्लोपिन ट्यूब में डायलेटेड रीजन होता है, इसको नाम देते हैं एम्पुला। यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलता है, और यहाँ से आगे आके ये आगे यूट्रस की लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 लेयर्स हैं। फिर नीचे आ जाता है सर्विक्स, और नीचे आ जाता है वजाइना, और एक्सटर्नल ओपनिंग है यहाँ पर बाहर, ठीक है। उसके वल्वला का नाम भी यूजुअली दे रहे होते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अब मसला ये है कि जो ओवरी है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ओवरी एक ट्रैक नहीं है, एग सिर्फ रिलीज़ कर रही है, ट्रैक्ट है जिससे चीज़ें मूव कर रही हैं। तो चीज़ यहाँ से फ्लोपिन ट्यूब से मूव करेगी, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये पूरा ट्रैक है, ओवरी ट्रैक में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये पहले भी किसी मैंने पेपर सॉल्व कराया है IBA का ही, वो किसी ईयर में था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। अच्छा, दी फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो बाद रेफरेंस तो मेल में होता है, वैसे ही हटा दें। स्पर्मेटोजोआ मेल में होता है, हटा दें। ओवरी मैंने बताया ट्रैक में नहीं आता, तो क्या हो गया, वल्वला जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वो है ये। अगला है वेयर इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स का मैं एक मिसाल आपको दिखा दूँ, प्लांट्स में होता क्या है। देखिए, प्लांट्स में ये ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है और नीचे भी होती है, तो अपर एपिडर्मिस ये ऊपर वाली हो गई, नीचे लोअर एपिडर्मिस। बीच में सारा क्या है, बीच में सारा जो पार्ट्स मेंशन में सब छोड़ दें, इसको मेसोफिल कहते हैं। बीच के सारे पार्ट्स को कलेक्टिवली मेसोफिल कहते हैं, सॉरी, मेसोफिल। और मेसोफिल में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पे फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली प्लांट अपना खाना बना रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलती है, क्लोरोफिल आएगा, लाइट आएगी, और ग्लूकोज बन जाएगा, और आपके पास ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे, ये इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। तो एक्चुअली जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वहीं से ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो मैंने बताया फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स में, तो सी इसका ऑप्शन है। उसके बाद रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वेरीज विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, प्लांट से वाटर का रिमूवल होना ट्रांसपायरेशन होता है, और यूजुअली प्लांट की लोअर सरफेस से हो रहा होता है, स्टोमेटा से। मैं आपको ये डायग्राम से ही दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लोअर सरफेस पे जो गार्ड सेल्स हैं, ये एक सेल है, एक सेल है, इनके बीच में गैप मौजूद है, इसको हम नाम दे रहे हैं स्टोमेटा का, ठीक है। तो यहाँ से यूजुअली
प्लांट से वाटर रिमूव हो रहा होता है। तो अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, ज़ाहिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा। उसके बाद लाइट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइट की वजह से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा। विंड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा। ऐसे ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर होता है, यहाँ मेंशन नहीं है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, तो अगर बाहर नमी ज़्यादा होगी इन्वायरमेंट में तो प्लांट से कम वाटर रिमूव होगा, अगर बाहर नमी कम होगी तो प्लांट से ज़्यादा वाटर रिमूव होगा। ठीक है, जैसे अगर बाहर वाटर ज़्यादा है तो अंदर से वाटर प्लांट से बाहर कम आ रहा है, ये वाला प्रोसेस है। तो कौन से फैक्टर्स में नहीं डिपेंड कर रहा? तो डिक्रीज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका ट्रांसपायरेशन का, तो यही इसका भी ऑप्शन है। ठीक है, 18 हो गया। अब 19 है, द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन प्लांट विद प्लांट रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन वही है, ग्लूकोज को तोड़ के क्या करना है भाई, या तो एनर्जी लेनी है, या दूसरा रिस्पायरेशन में क्या चीज़ आ जाती है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। तो यहाँ पर जो पूछना चाह रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, पहला ऑप्शन है स्टोमेटा, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली वेंटिलेशन वाले प्रोसेस को पूछना चाह रहे हैं, गैसेज एक्सचेंज कैसे हो रही है। तो गैसेज एक्सचेंज प्लांट से वही स्टोमेटा, जो लोअर पार्ट मैंने आपको भी दिखाया, गार्ड सेल्स के बीच में गैप, वहीं से होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ कराता है, ज़्यादा एपिकल ग्रोथ मतलब लंबाई की ग्रोथ ज़्यादा कराता है। जियोट्रॉपिज्म क्या है कि प्लांट की अट्रैक्शन समझ लें टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लांट अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करे तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा, अगर प्लांट अवे फ्रॉम ग्रेविटी मूव करे तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो स्टोमेटा ए इसका आंसर है। MCQ नंबर 20, निमाटोडा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब निमाटोडा क्या है? जो निमाटोडा है ये एक्चुअली, इसको दूसरा नाम हम देते हैं राउंड वॉर्म का भी। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है। थोड़े से इनके करेक्टर में बता देता हूँ। बॉडी इनके कवर होती है क्यूटिकल से, एक लेयर है जिससे कवर होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी। ये थोड़े से इनके बेसिक से करेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसके अंदर हुक वॉर्म है। ठीक है, ये हुक वॉर्म डिजीज़ भी एक कॉज कराता है, और ये एक पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट जो कि क्या करेगा? डिजीज़ कॉज कराएगा। ऐसे ही इसके अंदर दूसरा आपके पास गोनिया वूम्स है, ये भी पैरासाइट है, ये भी डिजीज़ कॉज कराएगा। और एस्केरिया है, ये भी एक पैरासाइट, ये भी डिजीज़ कॉज कराएगा। तो ये ऐसे आपको इनका बहुत ज़्यादा डिटेल ना भी पता हो मसला नहीं है, बट आपने किंगडम एनिमेलिया तो अच्छी तरह पढ़ना है, तो उसमें अर्थवूम्स आप पढ़ते हैं। अर्थवूम्स किस में आ जाते हैं? अर्थवूम फाइलम एनिलिडा का पार्ट है। ठीक है, फाइलम एनिलिडा का पार्ट है, तो एक्सेप्ट जो पूछ रहे हैं तो ये सी ही आंसर होगा। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स है फॉल ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आर्थ्रोपोड के पहले मैं करेक्टर बता दूं, आर्थ्रोपोड एक फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, पहली चीज़। दूसरा का इनवर्टिब्रेट मतलब इनके अंदर बैकबोन नहीं मौजूद होती, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये एक्सोस्केलेटन इनके पास होता है, मतलब इनके बॉडी के बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है। उसके बाद सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में टूटी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अपेंडेजेस। ठीक है, उसका बायलैटरल सिमेट्री मतलब इनको अगर बीच से काटा जाए तो ये दोनों दो हाफ इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्री है। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या है कि इनका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होगा, जैसे हमारे में ये अगर ब्लड वेसल बनाऊँ तो ब्लड वेसल के अंदर होता है, इनका ब्लड वेसल बाहर ही घूम रहा होगा। ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर ही। तो ये इनके जो बेसिक से करेक्टर है वो ये है। तो पूछ रहे एक्सेप्ट कौन सा नहीं होगा? इनके अंदर एक्सोस्केलेटन है, मैंने अभी बताया। जॉइंटेड लेग्स हैं, बिल्कुल है। सेगमेंटेशन है, बिल्कुल है। क्लोज सर्कुलेशन नहीं है। क्लोज सर्कुलेशन वो है कि अगर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड घूम रहा हो, जैसे हमारे अंदर होता है, तो ये नहीं होता, तो यही इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद रॉड शेप बैक्टीरिया। अच्छा, जो बेसिलाई होते हैं ये रॉड शेप होते हैं। उसके बाद जो कोकाए होते हैं ये स्पाइरल शेप होते हैं। ठीक है, और आपके पास ये स्पाइरला बैक्टीरिया के ये स्पाइरल शेप होता है। ये सॉरी, कोकाए जो हैं ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, और जो स्पाइरला है ये स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडिया क्या है? प्लाज्मोडिया जो है ये आपके पास प्रोटोजोआ है एक, मतलब क्या क्या एनिमल लाइक इसके अंदर करेक्टर होते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में, और ये होता है आपके पास कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं रॉड शेप क्या है? मैंने अभी बताया रॉड शेप बेसिला होता है, ये इसका आंसर है। मोस्ट हाईली डेवलप्ड प्लांट्स आर, मोस्ट हाईली डेवलप्ड प्लांट्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है आपके पास ए,
ठीक है। सेप्रोफाइट्स वो सारी डेवलप होते हैं। प्लांट्स का टॉपिक ये वाला, ये ज़्यादा किंगडम प्लांटिस इंक्लूडेड है, तो ये आपके सिलेबस में से नहीं है तो छोड़ दें, ऐसी सख्त ज़रूरत नहीं है, बट सेप्रोफाइट्स होते हैं। अच्छा, व्हेन हाइब्रिड्स आर क्रॉस द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज, अब ये एक्चुअली मेंडल का लॉ है। अब मेंडल ने 2 लॉ दिए थे, आपको पता है। 2 लॉ कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। एक था, पहला लॉ मेंडल का था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये इसमें एक ये कह रहा था कि जो ईच इंडिविजुअल, इसके बाद 2 अलील्स होते हैं कोई भी जीन के लिए। जैसे अगर ये कोई भी करेक्टर है, उस आई कलर है, आई कलर के लिए 2 अलील होंगे, जैसे हेयर कलर के लिए 2 अलील होंगे अलग अलग, 2 अलील होते हैं। और जब गैमेट बनते हैं तो ये वाला अलील अलग चला जाएगा, ये वाला अलील अलग चला जाएगा। तो ये इसका पहला लॉ था। दूसरा लॉ जो था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ये कहता है कि अलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड जो हैं वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो अलील्स हैं, जैसे ये कि एक क्रोमोसोम है, कोई भी क्रोमोसोम नंबर 6 ले लें, उसका ये अलील है, ये अगर समझ लें आई कलर के लिए है, और ये अलील है, ये समझ लें कि हेयर कलर के लिए है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है, हो सकता है ये आई कलर का अलील जो है वो दूसरे पे चला जाए और हेयर कलर का अलील दूसरे पे चला जाए। तो ज़रूरी नहीं है आई कलर का जो इस वाले क्रोमोसोम पे मौजूद है वो सेम आई कलर हेयर कलर अगले गैमेट में चला जाए, और जो इसमें मौजूद है ये सेम अगले गैमेट में चला जाए। क्रॉसिंग ओवर की वजह से थोड़े से ये करैक्टर चेंज हो सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसका मतलब ये था। तो ये 2 थे। अब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, जैसे अगर हम अज्यूम कर लें कोई भी करैक्टर है, टॉल का करैक्टर ले लेते हैं दोनों कैपिटल टी, और डॉर्फ का करैक्टर ले लेते हैं दोनों स्मॉल टी। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा F1 जनरेशन में, यहाँ से एक स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको आपस में जब क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन के लिए तो पिनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पुट करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी को यहाँ पुट करेंगे, तो ये दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे। ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, दोनों स्मॉल टी। तो यहाँ पर गौर करें तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये एक डॉर्फ है। तो क्या होगा, 3:1 का रेशो हो गया, ठीक है। फिनोटिपिकली मतलब बजाय जीनोटाइप के हिसाब से देखें तो एक दोनों कैपिटल टी वाला है तो 1 हो गया, और 2 ऐसे हैं जिनके पास एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो 2 हो गया, 2। और दोनों स्मॉल टी वाला सिर्फ एक है तो 1:2:1 ये जीनोटाइप की रेशो है, ठीक है। तो ये वाला मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था उसका रेशो है जो कि आपके पास आता है 3:1। जो सेकंड लॉ है उसका बहुत लंबा है, हमने जेनेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी एमडीकेट प्लेलिस्ट है, उसका रेशो आता है 9:3:3:1। उसको यहाँ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप वो वीडियो देख लें तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। हमने पूरा इनहेरिटेंस भी कवर किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। अच्छा भाई, ये हो गया क्वेश्चन। अगला है द फॉलोइंग में कॉज म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दे, तो वो यूजुअली होता है यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, क्या करती हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये उसको डीएनए को जेनेटिक मटेरियल थोड़ा चेंज कर देती हैं और म्यूटेशन ले आती हैं, ठीक है। और म्यूटेशन जो है वो काफ़ी इतनी, मतलब आप समझ लें इतनी लीथल भी हो सकती हैं कि वो बंदे की इतनी सीवियर डिजीज़ हो जाए कि बंदे की डेथ भी हो सकती है उससे। मलेरिया तो ये क्या है, मलेरिया मैंने आपको जैसे अभी बताया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। इसमें क्या होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा, बॉडी पेन होगा, ये सारी चीज़ें। ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कफ होती है और फीवर होता है, वेट लॉस होगा, चिल्स होंगे, फटीग होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सी इसका ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करने का क्या ज़्यादा फ़ायदा है, ये पूछना चाह रहे हैं। बस सिंपल है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लिविंग मैटर को, लिविंग चीज़ों को देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए, बस। तो ये इसका आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी ऑपरेटर्स। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का पहले तो देखें फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है चीज़ों को पैकेज करना, ठीक है। पैकेज करके इसने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, पैकेज करना है और इसको फाइनल शेप देनी है चीज़ों को। प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं, राइबोसोम से प्रोटीन बनती हैं। प्रोटीन बनने के बाद आ जाती हैं गोल्जी के पास। गोल्जी प्रोटीन्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, जहाँ भेजना है फिर इसको भेज देता है। तो अब अगर हम गौर करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसी वीडियो में मैंने ऊपर बताया, इसके अंदर होते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकागॉन का क्या काम है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं ज़्यादा उसका। अच्छा भाई, अगले ऑप्शन देख लेते हैं। रेटिनल
रॉड सेल, ठीक है। रॉड सेल क्या है, ये हमारे रेटिना में होते हैं, आँख में होते हैं, आँख के पर्दे में। इन्होंने डिम लाइट को डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पर कोई हार्मोनल ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। आगे देख लेते हैं स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल वो हैं ऐसे मसल जिन पे स्ट्राइशंस मौजूद हैं, वो होते हैं स्केलेटल मसल होते हैं, कार्डिक मसल होते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इनका कोई एक्टिविटी ऐसी हार्मोनल एक्टिविटी मौजूद नहीं है। जाइलम है, जाइलम ने क्या करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, कोई हार्मोनल एक्टिविटी नहीं है। तो हार्मोनल एक्टिविटी क्या है, जिनमें पैकेजिंग की जरूरत पड़े, तो क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ। इसकी 2 लेयर्स होती हैं ऐसे, इनर लेयर में फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको क्रिस्टी का नाम देते हैं। और इनर लेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, ठीक है। और अंदर क्या हो रहा होता है, क्रैब साइकिल हो रहा होता है। और ये क्या है, ये रिस्पिरेशन का पार्ट है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी लेने वाला। अब मैं आपको क्रैब साइकिल पहले थोड़ा सा भी दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लगे आता हूँ, ताकि इससे भी आप थोड़ा सा चीज़ों को देख सकें। क्रैब साइकिल में ये होता है, ऑक्सैलो एसीटेट होता है, ठीक है, कोएंजाइम आता है ऊपर से, और ऑक्सैलो एसीटेट कोएंजाइम मिलकर सिट्रेट बना लेता है। सिट्रेट में फिर थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वाटर ऐड होता है, निकलता है, फिर ऐसा एक मिलता जुलता ही एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। उसके बाद NAD में कन्वर्ट होता है और अल्फा कीटोग्लूटाराइड बन जाता है। उसके बाद दोबारा NAD में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर सक्सिनाइल को ए बन जाता है। और इन दोनों प्रोसेस में, इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। एक सेकेंड, अच्छा, तो सक्सिनाइल को ए से क्या होगा कि भाई सक्सिनाइल को ए बनाएगा आगे सक्सिनेट, मगर इसमें जो को ए है, कोएंजाइम ए है, वो निकलेगा, और जो ये निकल के जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उससे जीडीपी में कन्वर्ट होगा, और जीडीपी क्या करेगा कि ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एटीपी हमें चाहिए होता है एनर्जी के लिए। सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट, मगर इसमें FAD में कन्वर्ट होगा। फ्यूमरेट में वाटर ऐड होगा, मेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरेट में NAD में कन्वर्ट होगा दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में। तो ये ज़्यादा याद करने वाले हैं हमने बायोएनर्जेटिक्स की जो पूरी वीडियोस बनाई इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है, तो मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कराया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि भाई इसमें आपके पास आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नीचे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये होगा कि सबसे पहले आपके पास ये तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी एक चीज़ ये। दूसरा क्या है कि इस पहला एंजाइम होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है इसमें। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, NADH को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से ज़ाहिर है हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुआ इस प्रोसेस में, और हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप कर देगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर पुट कर देता है हाइड्रोजन आयन को, H+ आयन को। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, कोएंजाइम Q आता है यहाँ पर, कोएंजाइम Q आता है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, आगे बढ़ते हैं तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड दोबारा आता है, मगर ये किसके लिए होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये होता है FADH को, FADH2 को FAD में कन्वर्ट करे। उसके बाद दोबारा कोएंजाइम Q आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास साइटोक्रोम बी, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम बी के बाद आएगा साइटोक्रोम सी, और साइटोक्रोम सी के बाद आपके पास आया था साइटोक्रोम A+A3। और फाइनली क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन मौजूद होता है, और यहाँ पर आपके पास हाफ ऑक्सीजन के साथ जब H+ मिलते हैं यहाँ पर आके, तो क्या बन जाता है, वाटर, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो हमने ये भी डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में। तो अब ये क्या कह रहे थे, फॉलोइंग द कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया, दे स्टोर प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ऐसे नहीं है, दे आर एनारोबिक एस्पिरेशन की साइड्स भी नहीं है, एरोबिक एस्पिरेशन की है, सेलुलर सिक्रीशन भी नहीं करते, दे रिलीज एनर्जी विया क्रैब साइकिल, जो मैंने आपको अभी बताया भी है। अच्छा भाई, उसके बाद है 29 पॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ। पॉलीसेकेराइड कैसे सिंथेसाइज होते हैं, देखें, कोई भी चीज़, दो छोटी चीज़ें आपस में मिलने के बाद एक बड़ी चीज़ बनाए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का, और इस प्रोसेस में वाटर रिलीज़ होता है। सिमिलरली बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूटे, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का, इसमें वाटर को ऐड करना पड़ता है। तो इन्होंने बताया है कि पॉलीसेकेराइड बड़ी चीज़ें कैसे बन रही हैं, तो वो बनेंगी कंडेंसेशन से। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, वाटर इसमें ऐड करना, वाटर इससे निकलता है।
आखिरी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इमीडिएटली इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या चीज़ इमीडिएटली इसेंशियल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? तो वो क्या है एक्चुअली? वो ग्लूकोज होता है। क्यों? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी? एक तो होती ऐसे है कि मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाती है? प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो इन पूरे प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं इसमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी एंजाइम्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। मैसेंजर आरएनए तो ज़्यादा डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, तो इमीडिएटली ग्लूकोज यूज़ नहीं होता। तो ये आपका जो है आईबीए का 2001 का पेपर यहाँ पर बायोलॉजी क्वेश्चन का एंड होता है।